उत्तर पूर्व के तमाम राज्यों असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, जहां अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जाने जाते हैं, वहीं कृषि के क्षेत्र में भी अपना विशेष महत्व रखते हैं। पूर्वांचल राज्यों में होने वाली अलग अलग किस्मों की फसलें अगर आप तक एक ही करता है। हर साल सर्दियों के अंत में भेड़ पालन करता भेड़ के सभी ऊन को हटा देते हैं। एक भेड़ के वार्षिक ऊन का वजन 8 किलोग्राम से अधिक हो सकता है। हालांकि
हम सिपर काम करता है, तो सुबह हम लोग 6:30 बजे टीम में आता है यहाँ में ना। आने के बाद में बेरा लोग को सब देखभाल करता है, क्या बीमार है क्या ठीक है, सब चेक करता है हम लोग ना। चेक करके दाना वाना खिलाता है। दाना वाना खिलाने के बाद में बाबू डॉक्टर लोग आता है, तो वो लोग का बोल देता है हम लोग ना क्या क्या बीमार है, वो सब हम बता देता है लोग का। तो लोग ट्रीटमेंट करता है और हम लोग दाना वाना खिला के तो बाहर ले जाता है सर। पहले तो हम लोग का यही बिक्री होता था सर। आजकल के टाइम में तो ये ब्लैंकेट बाहर से आता है, इसलिए ये इतना यहाँ में यूज़ नहीं होता सर। तो पहले तो हम लोग ये ब्लैंकेट बनाता था और हम लोग लोकल ड्रेस बनाता था। आजकल तो इतना यहाँ में यूज़ नहीं करता है, बाहर में जाता है सर, तोवंग और कोई जगह में जाता है। तो उसमें आपको मशीन से क्या क्या हम लोग का अलग ड्रेस, ये हम पीने वाला ये सब ये से बनता है सर। 11वीं और 12वीं शताब्दी के दौरान ऊन का व्यापार महत्वपूर्ण हो गया। आज ऊन एक अंतर्राष्ट्रीय उद्योग है। अरुणाचल प्रदेश में ऊन बनाना अभी भी एक गृह आधारित शिल्प है। यार्न के एक स्ट्रैंड को बनाने के लिए फाइबर को एक साथ कताई करके धागा बनाया जाता है। ऊन के तंतु एक दूसरे से चिपके रहते हैं, इसलिए ऊन को यार्न में शामिल करना, विस्तारित करना और स्पिन करना काफी आसान है। ऊन की मांग पूरी दुनिया में बहुत बढ़ी है और आने वाले लंबे समय तक ऐसे ही बनी रहेगी। यहाँ आयातित भेड़ों के साथ स्थानीय भेड़ों की क्रॉस ब्रीडिंग कराई जाती है ताकि उन्हें अधिक मजबूत और रोग मुक्त बनाया जा सके। जो हमारा फार्म जो एस्टेब्लिश हुआ था वो हुआ था 1975 को। जो मेन पर्पस जो ये फार्म का है वो है सीप ब्रीडिंग करना। जनरली हम एक्सटेंसिव वे से ग्रेजिंग कराता है। हमारा जो प्रोग्राम है, जो डे टू डे रूटीन है, वो सुबह 7 बजे से शुरू होता है। हम आते हैं 7 बजे और देखते हैं कि अगर कोई सीप बीमार है तो उसका ट्रीटमेंट होता है। और सुबह जो उसका राशन होता है, सुबह उसको राशन खिला के फीड करके इसके बाद हम लोग 7:30 या 7:45 तक उसको लोकली ग्रेजिंग के लिए उसका सब जितना भी सीप है उसको हम बाहर छोड़ देते हैं। तो जनरली यहाँ पे क्या होता है कि एक्सटेंसिव वे से ग्रेजिंग कराता है। 4:30 के अराउंड उसको वापस लेके आके फिर देखते हैं कि कोई बीमार है या कोई ऐसा कोई जानवर है जो जिसका अंदर कोई खामियाँ है, तो उसको हम फिर उसमें फिर जो राशन है उसको फिर फीडिंग करता है। इसके अराउंड 4:30 से 5 के अराउंड पूरा चेक जो हम काउंटिंग करा के उसको बंद कर देते हैं। हमारे पास अराउंड 345 सीप है, उसमें कोई मेल है, फीमेल है और अराउंड 92 जो लैम्ब है, बच्चा है। ये जो मेन पर्पस जो हमारी सीप है उसको ऊल पर्पस के लिए है। और जो ऊल से जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बनता है वो है कारपेट होता है, और एक होता है जो यहाँ पे लोकली जो अवेलेबल खंजर, जो एक लोकल कोट है और सूट है, उस पर्पज़ के लिए बनता है। ये जो हमारा जो रीजनल सीप ब्रीडिंग फार्म सांगती में जो है वो एकलौता यानी कि सोल सीप ब्रीडिंग फार्म है पूरा अरुणाचल में। और देखा जाए तो नॉर्थ ईस्ट में केवल 2 ही सीप ब्रीडिंग फार्म है, एक नागालैंड पे है और एक हमारा अरुणाचल पे है। अगर ये हमारे जो डिपार्टमेंट को अच्छा इनपुट मिलेगा या कोई अच्छा फंडिंग होगा तो बहुत स्कोप है कि ये आगे जाके और भी ग्रो करेगा। और इतना ग्रो कर सकता है कि जो हमारे नेबरिंग स्टेट जहाँ पे डिमांड है या नेबरिंग कंट्री जहाँ पे डिमांड है उसको हम अच्छी लेवल पे अच्छी रेट पे सीप का ऊल या सीप प्रोडक्ट सप्लाई कर पाएगा। ये जो हमारा जो रीजनल सीप ब्रीडिंग फार्म है वो सिर्फ वैल्यू एडेड प्रोडक्ट ही सप्लाई नहीं करता है। यहाँ पे देखा जाए तो जो यूथ को एक एम्प्लॉयमेंट का एक स्कोप देता है। और देखा जाए तो ये बस्ती को जो जहाँ पे फ़िलहाल जो यहाँ पे जो काम कर रहा है, जो हमारे जो सेफर्ट है, तो जनरली यहाँ बस्ती वालों को दिया है। इसका कारण क्या होता है कि एम्प्लॉयमेंट स्कोप मिलता है सबको। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब।
देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। ये नागालैंड की राजधानी कोहिमा में स्थित फलों और सब्जियों का एक बाजार है। स्थानीय रूप से उत्पादित फल, सब्जियां और अन्य वस्तुएं यहाँ भरपूर मात्रा में पाई जाती हैं। इनमें से लगभग सभी फल और सब्जियां व्यवस्थित रूप से उत्पादित की जाती हैं। वे सभी बहुत ताज़ा हैं और वे वास्तव में पोषक तत्वों से भरपूर हैं। कुछ वस्तुओं को हालांकि देश के बाकी हिस्सों में अच्छी तरह से नहीं जाना जाता है और कुछ लोगों को ऐसी चीजें बहुत अजीब लग सकती हैं। हालांकि नागालैंड में हर जगह इस तरह के बाजार देखे जाते हैं जो लोगों की जरूरतों का ख्याल रखते हैं। हमने आज सुबह से लोगों को खरीदारी में व्यस्त देखा है और विक्रेता भी जमकर बिक्री कर रहे हैं। Nagaland is basically a horticultural state. The advantage of cultivating vegetables in the state, especially in the hilly region, नागालैंड मूल रूप से एक बागवानी राज्य है। विशेष रूप से सब्जियों की खेती की जाती है। पहाड़ी क्षेत्रों में सबसे बड़ा फायदा मौसम का फायदा है। जब गोभी आदि की फसलें गर्मियों के दिनों में मैदानी इलाकों में नहीं उगती है तो हम उन्हें पूरे साल ऊंचाई वाले क्षेत्रों में उगा सकते हैं। इसीलिए हमारे किसान इस तरह की फसलों का प्रचुर मात्रा में उत्पादन कर रहे हैं। इसके अलावा हम बड़ी इलायची और एक बहुत ही विशेष मिर्च का उत्पादन करते हैं जिसे नागा मिर्च कहा जाता है। ये दुनिया की सबसे तीखी मिर्च है। हमारे पास एक विशेष प्रकार का टमाटर भी है जिसे ट्री टमाटर कहा जाता है। नागालैंड का ट्री टमाटर GI पंजीकृत है। यहाँ ये उल्लेख किया जाना चाहिए कि नागा मिर्च का भी GI पंजीकरण है। इन अनोखी फसलों से किसानों को बहुत लाभ मिल रहा है। And these are the indigenous to the state of Nagaland, and farmers are getting a lot of advantages out of these unique crops. हमारे पास कई अन्य सब्जियां और साथ ही अदरक और हल्दी जैसे मसाले हैं। ये कुछ फोकस फसलें हैं जिनमें हम वाणिज्यिक खेती के लिए जोर दे रहे हैं। So these are many from amongst the many crops. These are the focus crops that the department is giving emphasis for commercial production. नागालैंड के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है। लगभग 65% आबादी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। हालांकि हाल ही में अधिकांश किसानों के लिए बागवानी मुख्य रूप से घर के पीछे की गतिविधि रही है, क्योंकि वे किसान अन्य खाद्य फसलों की खेती में अधिक व्यस्त थे। लेकिन हाल के वर्षों में राज्य में बागवानी के विकास पर अधिक ध्यान केंद्रित किया गया है। नागालैंड के बागवानी क्षेत्र में सफलता के पीछे कुछ अनुकूल कारक हैं और वे हैं कृषि जलवायु परिस्थितियों में विविधता, विभिन्न प्रकार की मिट्टी और प्रचुर वर्षा। विभिन्न फलों और सब्जियों के कई प्रकार, मसालों और कुछ सुंदर फूलों और औषधीय पौधों सहित विभिन्न बागवानी फसलें हैं। भौगोलिक परिस्थितियां बागवानी के लिए बहुत अच्छी संभावनाएं प्रस्तुत करती हैं। नागालैंड में बागवानी फसलों के तहत कुल क्षेत्रफल 36,177 हेक्टेयर है। राज्य में 1.57 लाख मैट्रिक टन फल और 1.40 लाख मैट्रिक टन सब्जियों का उत्पादन होता है। नागालैंड में ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास में बागवानी क्षेत्र अब एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। Under the mission for integrated development of horticulture, that is in short is called MIDH, a program of a centrally sponsored scheme which was launched
मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर 2001 में लॉन्च किया गया था। उस समय ये मिशन किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए लाया गया था। किसानों को इस तरह के एक सहायक कार्यक्रम प्रदान करने के लिए नागालैंड के लोग भारत सरकार और विशेष रूप से कृषि मंत्रालय के प्रति बहुत आभारी है। नागालैंड एक ऐसा राज्य है जहां इन सभी फसलों की खेती रसायनों के उपयोग के बिना की जाती है। इसीलिए ये राज्य व्यवस्थित रूप से उत्पादित रासायनिक मुक्त फसलों के लिए जाना जाता है। With minimum chemicals or fertilizers, and therefore the state has the full potentiality of producing chemical-free or fertilizer-free, which we call it organically produced crops. नागालैंड प्रगति की सही राह पर है। नागालैंड के किसान आगे के विकास के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं और वे एक बेहतर भविष्य के लिए आगे बढ़ रहे हैं। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। सबसे महत्वपूर्ण वस्तु जिसे असम ने देश को ऐतिहासिक अतीत में उपहार में दिया था, वो रेशम के अलावा और कोई नहीं है। प्राचीन काल में भी असम को रेशम से बने कपड़ों के उत्पादन के लिए मान्यता दी जाती थी। तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में लिखी गई अर्थशास्त्र पुस्तक में कौटिल्य ने असम के रेशमी कपड़ों के बारे में उल्लेख किया था। 7वीं शताब्दी में लिखी गई संस्कृत पुस्तक हर्षचरित के अनुसार असम के तत्कालीन शासक ने राजा हर्षवर्धन को उपहार के रूप में बहुमूल्य रेशमी वस्त्र दिए थे। असम में मुख्य रूप से 3 विभिन्न प्रकार के रेशम का उत्पादन होता है: मोगा सिल्क, पट सिल्क और एरा सिल्क। मोगा एंड सिल्क का रंग सोने की तरह होता है और ये केवल असम में पाया जाता है। असम के लड़के और लड़कियों के लिए बिहू नृत्य करने के लिए मोगा कपड़े पहनना एक फैशन है। लगभग 3500 ईसा पूर्व में रेशम की खोज की गई थी। असम में रेशम ने 2500 ईसा पूर्व में प्रवेश किया, जहां से ये भारत के अन्य हिस्सों की ओर बहुत बाद में आया। रेशम असम की सभी सांस्कृतिक परंपराओं के साथ निकटता से जुड़ा हुआ है। असम में सेरीकल्चर एक प्रमुख कुटीर उद्योग है। असम के ग्रामीण लोगों के लिए रेशम उत्पादन आर्थिक विकास बनाने वाली एक महत्वपूर्ण घरेलू गतिविधि है। ये 10,532 से अधिक गांवों में प्रचलित है और 2,60,000 परिवारों को स्वरोजगार प्रदान करता है। असम में 4,645 मैट्रिक टन ERI सिल्क, 157 मैट्रिक टन मोगा सिल्क और 59 मैट्रिक टन शहतूत रेशम का उत्पादन होता है। भारत के कुल रेशम उत्पादन में से असम 95% मोगा एंड सिल्क और 65% एरी एंड सिल्क का उत्पादन करता है।
असम में रेशम के कीड़ों के लिए विभिन्न प्रकार के पौधे उपलब्ध हैं। मोगा सिल्क के लिए 1453 हेक्टेयर भूमि, एरी के लिए 825 हेक्टेयर और शहतूत के लिए 720 हेक्टेयर भूमि ऐसे बागान के लिए उपलब्ध हैं। तसर के लिए प्रचुर मात्रा में जंगली ओक के पेड़ हैं। रेशम कीट का जीवन चक्र अंडे से शुरू होता है। अंडे सेने के बाद कीड़े निकलते हैं। इस अवस्था में रेशम के कीड़े बहुत जल्दी बढ़ते हैं। वे पेड़ की पत्तियों पर भोजन करते हैं और अगले चरण में जाने से पहले लगभग 1 महीने तक बड़ी मात्रा में खाते हैं। अगले चरण में रेशम के कीड़े अपने शरीर के चारों ओर एक सुरक्षात्मक कमरे के रूप में कोकून बनाने लगते हैं। फिर अगले चरण में वे किसी भी तरह की गति बनाए बिना कोकून के अंदर रहते हैं। अगले चरण में रेशम का कीड़ा एक वयस्क कीट में बदल जाता है और वो कोकून से बाहर आ जाता है। मादा कीट दोबारा अंडे देती है और इस तरह रेशम का जीवन चक्र एक बार फिर से शुरू होता है। रेशम को सूरज की रोशनी में रखने के बाद अलग किया जाता है। कोकून से रेशम निकलने की विधि को रेशम का प्रसंस्करण कहा जाता है। फिर रेशम को ब्लीच किया जाता है और इसके बाद रेशम के धागे बनाने की प्रक्रिया शुरू होती है। रेशम के उत्पादन में आधुनिकीकरण शुरू हो गया है। आधुनिक तकनीक का सकारात्मक प्रभाव आज के रेशम उद्योग में देखा जा रहा है और सरकार के प्रयासों ने भी असम में सेरीकल्चर के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कंप्यूटर ग्राफिक्स का उपयोग पैटर्न डिजाइन करने में किया जाता है। आमतौर पर डिजाइन में परंपरा और आधुनिकता का मिश्रण होता है। बुनाई करघे वही हैं जो परंपरा में थे, लेकिन दक्षता बढ़ाने के लिए पंच कार्ड का उपयोग उनके साथ जोड़ा जाता है। सियालकुची एक शहर है जो रेशम उद्योग का एक प्रमुख केंद्र है। सियालकुची पूर्व के मैनचेस्टर के रूप में जाना जाता है। रेशम खरीदने के लिए विभिन्न स्थानों और यहाँ तक कि विदेशों से भी कई लोग इस स्थान पर आते हैं। I think it's a good product to do cushions and all the वास्तव में ये कुशन कवर आदि बनाने के लिए बहुत अच्छा उत्पाद है। ये थोड़े मोटे होते हैं और बहुत सुंदर होते हैं। So, but it's a very beautiful product, and I think it can be very well sold all over the world. Hi, my name is Tim. I'm from Singapore. मैं सिंगापुर से आया हूँ। ये एक शानदार अनुभव है। रेशम के कीड़े, शहतूत के पेड़, कोकून को उबालने और धागे की निकासी। मैंने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा। I haven't seen something like this before. महात्मा गांधी ने भी इस जगह का दौरा किया था और यहाँ के बुनकरों को देखने के बाद कहा था, असमिया महिला अपने करघों पर सपने बुनती है। वो असम में उत्पादित रेशम के कपड़ों की सुंदरता से बहुत प्रभावित हुए थे।